राम, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कुछ समझे? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। हम बात कर रहे हैं वर्तमान की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिसकी राजनीति प्रभु श्री राम, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक ऐसी पार्टी जिसका सफर भी भगवान श्री राम की तरह संघर्षशील रहा। एक ऐसी पार्टी जिसने सत्ता में काफी उठक बैठक देखी, लेकिन उसके बाद जब उसने सत्ता में वापसी की तो एक मिसाल कायम कर दी। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की और आज भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचानी जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और किस तरह से तमाम संघर्षों को सहते हुए भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शीर्ष पर जाकर बैठी है। तो क्या है इसकी कहानी, देखिए इस वीडियो में। यूं तो भाजपा का गठन साल 1980 में हुआ था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसके मूल में साल 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। इस पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय रहे। भारतीय जनसंघ 60 के दशक तक राजनीतिक अखाड़े में हाशिए पर रहा। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसा एक मजबूत संगठन उसके साथ चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद अगर साल 1952 से शुरू हुए आम चुनाव को लेकर 1980 तक के चुनाव पर नजर डाली जाए तो यह पता चलता है कि लोकसभा में पार्टी का वोट प्रतिशत कभी दहाई का अंक भी नहीं छू सका। ऐसे में सत्ता तक पहुंचने के लिए भारतीय जनसंघ ने एक और नया रास्ता चुना। अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए जनसंघ ने 70 के दशक में एक बड़े आंदोलन से जुड़ने की रणनीति बनाई। आजादी के बाद का यह सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। उस दौर का हर विपक्षी दल उस आंदोलन से जुड़ना चाहता था। वह आंदोलन था कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिला देने वाला जेपी आंदोलन। लेकिन भारतीय जनसंघ के आगे यह परेशानी भी थी कि जेपी आंदोलन से जुड़ने के लिए उसे आरएसएस से रिश्ता तोड़ना पड़ता। आरएसएस से रिश्ता तोड़ने का कारण यह था कि जेपी आंदोलन की कमान संभालने वाले जेपी नारायण ने यह साफ कर दिया था कि इस आंदोलन में राजनीतिक दल अपने बैनर और झंडे को छोड़कर जुड़े। भारतीय जनसंघ के आगे भी आरएसएस का झंडा और टोपी छोड़ने की मजबूरी आ गई थी। भारतीय जनसंघ इस आंदोलन को हाथ से नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए उसने आरएसएस से अपना ताल्लुक तोड़कर आंदोलन में भाग ले लिया। इस आंदोलन ने भारतीय जनसंघ को जनता के दिल में उतरने का मौका भी दिया और एक समाजवादी भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी की छवि बनाने में मदद भी की। जेपी आंदोलन के बाद लगे आपातकाल में अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल चले गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में विलय कर दिया। साल 1980 में मुख्य रूप से भाजपा का जन्म हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन होता है। एक राजनीतिक दल के रूप में पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी के खाते में महज 2 सीटें आई थीं। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल जरूर खिलेगा। लेकिन इस कमल को खिलने में काफी संघर्ष करना पड़ा। बीच लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा के इस सफर को काफी आसान कर दिया था। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से रथ यात्रा का असर भाजपा के उदय में हुआ। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा कर दी। पूरे देश में इसके समर्थन और विरोध में आंदोलन होने लगे। इस सब के बीच भाजपा और संघ परिवार राम मंदिर निर्माण के लिए जनमत बनाने के प्रयासों में जुटा रहा। मंगल कमीशन की काट और राम मंदिर निर्माण को लेकर समर्थन जुटाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा को विभिन्न राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन बिहार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यह रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी। इस रथ यात्रा के अयोध्या न पहुंचने का आक्रोश अब धीरे धीरे फैलने लगा था। अयोध्या में धीरे धीरे कारसेवक जमा होने लगे थे और 30 अक्टूबर को विवादित ढांचे को गिराने पहुंचे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं। कई कारसेवक मारे गए। इस घटनाक्रम के बीच में भाजपा ने केंद्र की वीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई और इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने।
1991 में मध्य अवधि चुनाव हुए जिसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में भाजपा 85 से 120 सीटों तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और मंदिर निर्माण का आंदोलन भी बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार सत्ता का स्वाद चखने वाली भाजपा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वरदान साबित हुई। लेकिन अभी भी संघर्ष की यह कहानी पूरी नहीं हुई थी। संघर्ष अब भी बाकी था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त भी कर दिया गया। साल 1993 में फिर से चुनाव हुए जिसमें भाजपा के वोट तो बढ़े पर सीटें घट गईं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता के बाहर रही और इसके 2 साल बाद बसपा के साथ गठबंधन कर भाजपा फिर सत्ता में आई, पर भाजपा का इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। देश की राजनीति में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। अब दौर आया था अटल बिहारी वाजपेयी का। चारों ओर एक धूम सी मच गई थी। नारा निकला, अब की बारी अटल बिहारी। केंद्र के माहौल में भी काफी हद तक बदलाव आया था और ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में भी आने लगा था। ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भाजपा सबसे अधिक मजबूत साबित हुई, लेकिन भाजपा को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में अभी कई पड़ाव पार करने बाकी थे। भगवान श्री राम के इर्द गिर्द राजनीति करने वाली भाजपा को प्रभु श्री राम की तरह ही संघर्षशील सफर तय करना पड़ा। इतने साल के अथक संघर्ष के बाद भाजपा सत्ता में जब लौट कर आई तो विजय का एक उदाहरण बन गई। 2014 में भाजपा ने न केवल पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया बल्कि केंद्र में 30 साल से चलती आ रही गठबंधन सरकार को भी खत्म कर दिया। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला धन वापसी और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को उठाकर भाजपा एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।